कश्मीर में टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच को लेकर आरोपियों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी के बड़े बेटे नईम गिलानी को आज एनआईए के सामने पेश होना था। सीने में दर्द की शिकायत के बाद नईम श्रीनगर में अस्पताल में भर्ती है। सैयद अली शाह गिलानी के दूसरे बेटे नसीम गिलानी को भी एनआईए ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। एनआईए ने नसीम को 2 अगस्त को पेश होने को कहा है। हालांकि नसीम ने समन मिलने से इनकार किया है। एनआईए को रविवार को गिलानी के करीबी वकील देवेंद्र सिंह बहल के घर से कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले थे। देवेंद्र सिंह के घर से एनआईए को गिलानी के हस्ताक्षर वाला प्रोटेस्ट कैलेंडर भी मिला था, जिसमें ये बताया गया था कि घाटी में किस दिन प्रदर्शन करना है। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में होने वाली टेरर फंडिंग को लेकर के एनआईए लगातार दूसरे दिन भी देवेंद्र सिंह से पूछताछ कर रही है। एनआईए को शक है कि देवेंद्र सिंह पाकिस्तान और अलगाववादियों के बीच एक अहम लिंक है। देवेंद्र सिंह के ऑफिस और घर पर हुए छापेमारी की कार्रवाई के दौरान एनआईए को कई आपत्तिजनक दस्तावेज मिले हैं। देवेंद्र सिंह के बारे में एनआईए का कहना है कि वो आतंकियों के जनाजे में भी शामिल हो चुका है और टेरर फंडिंग का जिस तरीके से एनआईए जांच कर रही है उसमें उसके शामिल होने के सबूत मिल रहे हैं। सैयद अली शाह गिलानी का दामाद टेरर फंडिंग केस में पहले ही गिरफ्तार है। एनआईए ने पूछताछ के लिए गिलानी के बेटों समेत करीब 30 लोगों को समन भेजा है। एनआईए ने अब तक टेरर फंडिंग के इस केस में गिलानी के दामाद समेत 7 अलगाववादियों को गिरफ्तार किया है। टेरर फंडिंग की जांच में जमात-उद-दावा, लश्कर-ए-तैयबा जैसे आतंकी संगठनों के नाम भी सामने आए हैं। एनआईए हवाला के उस रूट को भी तलाश कर रही है जहां से आतंकियों को फंड मुहैया कराया जाता है। सैयद अली शाह गिलानी श्रीनगर में अपने घर में 2010 से ही नजरबंद हैं। 2015 में दिल्ली जाने के अलावा गिलानी को तबीयत बिगड़ने पर सिर्फ अस्पताल जाने की इजाजत है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में एक बैंक में आज नकाबपोश बंदूकधारियों ने 5 लाख रुपए की लूट कर ली। अरवानी इलाके में आज सुबह जम्मू कश्मीर बैंक में हथियारों के साथ 2 से 3 संदिग्ध आए और बंदूक की नोक पर 5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बैंक के सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने आतंकी घटना होने से इनकार नहीं किया है। स्थानीय पुलिस सेना की मदद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। मई में लूट की कई ताबड़तोड़ घटनाएं हुई थी। इसके बाद आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की सख्ती की वजह से बैंक लूट की घटनाएं करीब थम सी गई थी। पिछले हफ्ते राज्यसभा में दिए गए गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 2016 से 15 जुलाई 2017 तक जम्मू कश्मीर में 5 एटीएम समेत बैंक लूट की 9 घटनाएं हुई हैं। गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 1 साल में 1,17,61,550 रुपयों की लूट हुई। गृह मंत्रालय के मुताबिक इन लूटकांड में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी मारे गए। 3 मई को आतंकियों ने कुलगाम में एक कैश वैन पर हमला कर 7 लोगों की हत्या कर दी थी, जिनमें 5 पुलिस वाले और 2 बैंक के सुरक्षा कर्मी शामिल थे। उधर दक्षिणी कश्मीर के 4 जिले पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और कुलगाम में बैंक लूटने और पुलिस वालों से हथियार छीनने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। जेडीयू के वरिष्ठ नेता शरद यादव ने बिहार में महागठबंधन टूटने पर अफसोस जताया है। बिहार में महागठबंधन टूटने के बाद शरद यादव ने पहली बार मीडिया में बयान दिया है। शरद यादव ने कहा कि महागठबंधन का टूटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शरद यादव ने यह भी कहा कि बिहार की 11 करोड़ की जनता ने महागठबंधन को वोट दिया था और महागठबंधन टूटने से वो खुश नहीं है। जो सारी परिस्थिति है हमारे लिए बहुत अप्रिय है। जो गठबंधन है देश के बिहार की 11 करोड़ जनता ने फैसला दिया था हमारे करार पर, तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। आरजेडी ने कहा कि शरद यादव जानते हैं कि इतिहास उनसे क्या मांग कर रहा है। वहीं जेडीयू के मुताबिक शरद यादव का बयान केवल राष्ट्रीय मुद्दों पर राय है। कांग्रेस ने भी कहा कि शरद यादव का बयान दिखाता है कि नीतीश और बीजेपी का गठबंधन सही नहीं है। शरद जी के सामने एक ऐतिहासिक जिम्मेवारी है, तमाम दलों और लोगों को इकट्ठा करें और ये तय कर दें कि इस मुल्क का गणतंत्र महफूज है और वो वी द पीपल जो होता है ना वो वही रहे, ना कि वी द संघी पीपल में तब्दील हो जाए। शरद यादव जी ने जनता दल यू का गठन लालू प्रसाद की भ्रष्ट, तानाशाही और परिवारवादी नीतियों के विरुद्ध किया था। अब शरद यादव जी कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं?
And I'm very glad that a person like Sharad Yadav of his stature, he has also lent voice to the growing criticism against BJP at the center. एनडीए में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जितन राम मांझी भी नाराज हैं। उनकी पार्टी को बिहार कैबिनेट में हिस्सा न मिलने से मांझी ने भी नाराजगी जताई। हमारा हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर का जो दावा है वो ज़्यादा था, लेकिन इस नीति को लोग तिलांजलि भी दिए और वैसे आदमी को बनाया गया, वैसे दल को बनाया गया जिनका रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी है। 26 जुलाई को नीतीश कुमार ने बिहार के सीएम पद से इस्तीफा दिया। नीतीश के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने समर्थन देने का ऐलान किया। 27 जुलाई को नीतीश कुमार ने छठी बार बिहार के सीएम पद की शपथ ली। 28 जुलाई को नीतीश सरकार ने बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया। नीतीश सरकार को विपक्ष के 108 के बदले 131 वोट मिले। लालू यादव भी जेडीयू बीजेपी की गठबंधन सरकार के खिलाफ शरद यादव को साथ आने की अपील कर चुके हैं। कांग्रेस ने भी लालू यादव की अपील का स्वागत किया है। कांग्रेस ने आज राज्यसभा में गुजरात कांग्रेस विधायकों की कथित खरीद फरोख्त का मुद्दा उठाया। कांग्रेस ने बीजेपी पर गुजरात कांग्रेस के विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। राज्यसभा में कांग्रेस नेताओं ने कहा कि विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। गुजरात के 44 विधायकों को बेंगलुरु के एक रिजॉर्ट में ठहराया गया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी कांग्रेस विधायकों को लालच दे रही है। 8 अगस्त को होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। ऐसे में पार्टी ना टूटे इसलिए कांग्रेस ने सभी विधायकों को बेंगलुरु शिफ्ट किया था। सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल के राज्यसभा चुनाव जीतने पर संकट बना हुआ है। बीजेपी ने अमित शाह और स्मृति ईरानी के अलावा कांग्रेस छोड़कर आए बलवंत सिंह राजपूत को भी उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस बीजेपी पर चोरी के इरादे से उम्मीदवार उतारने का आरोप लगा रही है। वहीं बीजेपी का दावा है कि अहमद पटेल राज्यसभा नहीं पहुंच पाएंगे। एमएलए सरप्लस हो और वहां रूलिंग पार्टी खड़ा करे तो उसका मतलब है चोरी पर ही तो उसका भरोसा है। अपने एमएलए तो उसके 14 कम है। एक सोची समझी पहले से ही चोरी करने का प्लान बना। देखिए, पहला तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी न किसी को लालच देता है न किसी को दबाव करता है। और आज भी जो गए हैं बेंगलुरु में उसमें जो कई लोग हमको वोट देने वाले हैं और ये बार हम तीनों सीट जीत जाएंगे राज्यसभा की। अहमद भाई राज्यसभा में नहीं आएंगे। अहमद पटेल को जीत के लिए 47 विधायकों का समर्थन चाहिए। कांग्रेस के 6 विधायकों के बागी होने से अब 51 विधायक बचे हैं। कांग्रेस को डर है कि बाकी बचे विधायक भी पाला बदल सकते हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी ने विधायकों को 10 से 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया है। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए 8 अगस्त को वोटिंग होगी। वोटिंग तक गुजरात कांग्रेस के जो विधायक है वो बेंगलुरु में ही रहेंगे। बिहार में महागठबंधन टूटने पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि हमने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा। लखनऊ में अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर जरूर बनेगा, लेकिन संवाद और कानूनी प्रक्रिया के जरिए। उन्होंने ये भी कहा कि वो योगी सरकार के 3 महीने के कामकाज से संतुष्ट हैं। बिहार में महागठबंधन टूटने पर अमित शाह ने कहा कि बिहार में बीजेपी ने किसी पार्टी को नहीं तोड़ा, बल्कि नीतीश कुमार ने खुद इस्तीफा दिया है। सबसे विवादित ढांचा गिरा, सबसे सातत्यपूर्ण तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र के अंदर एक बात लिखी गई है कि हम कानूनी तरीके से राम मंदिर वहां पर बनाएंगे। हमने कोई दल नहीं तोड़ा। नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया क्योंकि वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ रहना नहीं चाहते। तो मैं क्या बंदूक बताकर उनको साथ में रखने के लिए कहूँ? वहीं पनामा पेपर लीक मामले पर शाह ने कहा कि इसमें बीजेपी के किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। एलओसी के रास्ते व्यापार बंद करने के सवाल पर शाह ने कहा कि इस मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियां और सभी दल मिलकर फैसला लेंगे। जहां तक मेरी पार्टी का सवाल है, एक भी व्यक्ति मैं स्पष्ट हमारी सरकार बनने के पहले ही कैबिनेट में कमेटी गठित कर 76वें दिन पर ये सारे मामले वो एसआईटी को दे दिए गए हैं और एसआईटी इसका संज्ञान लेकर एक के बाद एक कदम उठाए। बीजेपी के अकेले की सोच का सवाल नहीं है। ऐसे मामलों पर सुरक्षा एजेंसियां, सेना,
जम्मू कश्मीर सरकार और सभी दलों के साथ चर्चा कर फैसले लिए जाते हैं। इसमें बीजेपी के अकेले की प्रतिक्रिया देने का औचित्य नहीं। अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि मोदी सरकार पर 3 सालों में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा है। अमित शाह ने 2019 में दोबारा बहुमत से सरकार बनाने का दावा किया। शाह ने कहा, जीएसटी का लागू होना बड़ी बात है। नोटबंदी को अमित शाह ने आजादी के बाद काले धन पर सबसे बड़ी कार्रवाई बताया। अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार के 3 साल से देश की जनता खुश है। उधर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाते हुए मोदी सरकार भ्रष्ट अफसरों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार ने सभी मंत्रालयों के सतर्कता विभाग को अपने अपने विभागों के भ्रष्ट अधिकारियों के दस्तावेज तैयार करने को कहा है। केंद्र सरकार ने इसके लिए 5 अगस्त तक का वक्त दिया है। सूत्रों के मुताबिक दस्तावेजों की जांच के बाद 15 अगस्त से आरोपी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जा सकती है। उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और उनके प्रमोशन से लेकर के उनके सस्पेंशन और टर्मिनेट जैसे तमाम प्रक्रियाओं को सरकार विचार कर रही है। उन पर एक्शन लेने के लिए तैयारी की जा रही है। मोदी सरकार के इस आदेश के बाद सभी मंत्रालय अपने अपने विभागों के दस्तावेज बनाने में जुट गए हैं। गृह मंत्रालय अपने विभाग के अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड के आधार पर दस्तावेज तैयार कर रहा है। ये दस्तावेज शिकायत, जांच रिपोर्ट और अधिकारियों के आचरण, ड्यूटी में लापरवाही जैसे मापदंड पर आधारित होगी। इसमें इस बात का भी जिक्र होगा कि क्या उस अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ कभी बड़ा या मामूली जुर्माना लगाया गया था या नहीं। नरेंद्र भाई ने पहले से उनका जीवन में विकास के सिवाय दूसरा कुछ सोचा ही नहीं है। और जो उन्होंने मैंने जो सुना कि अधिकारियों पर स्टेप लेंगे, उस मैं 100% मानता हूँ। नरेंद्र भाई को मैं जानता हूँ, भ्रष्टाचार हटाने के लिए हर कड़ा कदम पे उठा सकते हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी और सतर्कता विभाग दस्तावेज पूरा होने के बाद सूची में शामिल भ्रष्ट अधिकारियों पर नजर रखेगा। अधिकारियों के काम और फैसलों की जांच होगी कि क्या वो अपने आर्थिक लाभ के लिए सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि ऐसे अधिकारियों को महत्वपूर्ण फैसले देने वाले पदों पर पोस्टिंग न दी जाए। भ्रष्ट अधिकारियों की सूची सीबीआई और सीवीसी को भी भेज दी जाएगी, जो लिस्ट में शामिल अधिकारियों के आचरण की निगरानी करेंगे। सीबीआई और सीवीसी जरूरत पड़ने पर जुर्माना, नौकरी में डिमोशन या बर्खास्तगी समेत विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी करेंगे। एमपी के बड़वानी में सरदार सरोवर बांध की वजह से डूबने वाले गांव के लोग पिछले कई दिनों से जल सत्याग्रह कर रहे हैं। ये तस्वीरें एमपी के बड़वानी इलाके की हैं। कई दिनों से ये लोग इसी तरह जल सत्याग्रह कर रहे हैं। युवाओं से लेकर बूढ़ों तक गांव का हर व्यक्ति जल समाधि लिए हुए है। महिलाएं पानी के अंदर से ही विरोध के गीत गा रही हैं। दरअसल सरदार सरोवर बांध की वजह से बड़वानी जिले के 65 गांव डूबने की जद में हैं। इसलिए गांव वालों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है, लेकिन 3 गांव के लोग पुनर्वास केंद्रों में जाने को तैयार नहीं हैं। जांगरवा, बंगूद और पिछोड़ी गांव के लोगों का आरोप है कि उन्हें उनके घरों, पशुओं और जमीन का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। गांव वालों का कहना है कि जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा और पुनर्वास को लेकर पुख्ता व्यवस्था नहीं की जाती, तब तक वो गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। वहीं नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटकर भी धार जिले के चिखलदा में पिछले कई दिनों से अनशन पर बैठी हैं। जिला प्रशासन टीन शेड लगाकर लोगों के रहने की व्यवस्था कर रहा है। प्रशासन पुनर्वास केंद्रों में हर सुविधा मुहैया कराने का दावा कर रहा है। हमारी पुनर्वास पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है, इसलिए हम खाली नहीं कर रहे। हाँ, मुआवजे की भी समस्या है, इधर घर भी बाकी है और हमारे सभी देवी देवता यहीं पे बैठे हैं और हम यहाँ इनको छोड़ के कैसे जाएं? तो जब तक सरकार ये निर्णय नहीं लेती कि आज गुजरात में पानी की जरूरत नहीं, मध्य प्रदेश को बिजली की जरूरत नहीं, तो अभी इस पूरे क्षेत्र को बिना पुनर्वास डुबाया नहीं जाएगा। तब तक ये संघर्ष चलता रहेगा। उपवास भी अनिश्चितकालीन है और हम 12 लोग यहाँ बैठे हैं। प्रशासन ने सारी आरआर साइट पर लगभग निवास जैसी स्थितियाँ निर्मित कर दी है। जो भी शेष काम बचे हुए हैं वो अगले 2 दिनों में हम युद्ध स्तर पर लगे हुए हैं और उनको पूर्ण करने का पूरा प्रयास चल रहा है। बड़वानी में आज लोगों ने खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे को जाम कर दिया। लोग अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। सरदार सरोवर बांध गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। बांध की वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के 244 गांव डूबने की जद में हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 31 जुलाई 2017 तक प्रभावित लोगों के पुनर्वास की डेडलाइन तय की थी।
सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन खत्म होने में कुछ ही घंटे बचे हैं, लेकिन प्रशासन स्थानीय लोगों को समझा नहीं पा रहा है। यूपी में स्वाइन फ्लू से 3 और मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। लखनऊ के 3 अलग अलग अस्पतालों में मरीजों का इलाज चल रहा था। ये मरीज कई दिन से अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन हालात में सुधार न होने पर कल इनकी मौत हो गई। अकेले लखनऊ में स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 6 से ज्यादा हो चुकी है, जबकि संक्रमण से 9 और मरीज स्वाइन फ्लू की चपेट में आ गए हैं। सरकार ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का आदेश जारी किया है। कि कुछ घटना आई हमारे सामने में और उसका दुख भी है, मगर प्रयास ये हो रहा है कि जहां से ये केसेस आ रहे हैं, जो कानपुर रोड से विशेष रूप से ये केसेस आ रहे हैं स्वाइन फ्लू के, वहां पे हमने कल ही अपनी रैपिड रिस्पांस टीम भेजी है, जो कि वहां पे लोगों से बातचीत भी कर रही है और जो वहां पे गंदगी है उसका कोऑर्डिनेशन भी नगर निगम के माध्यम से किया जा रहा है। लखनऊ में अब तक करीब 75 मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने मरीजों को इलाज और दवा पहुंचाने के लिए 2 रैपिड रिस्पांस टीम गठित की हैं। जिन मरीजों में स्वाइन फ्लू के लक्षण मिले हैं, उन्हें और उनके परिवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से टैमी फ्लू दवा दी जा रही है। सर्दी, जुकाम, सूखी खांसी, थकान, सिर दर्द और आंखों से पानी आना, सांस फूलना, तेज बुखार आना स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। स्वाइन फ्लू का वायरस तेजी से फैलता है। खांसने, छींकने, थूकने से वायरस दूसरे लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित मरीज से हाथ मिलाने, उसके करीब जाने, उसकी इस्तेमाल की हुई चीजों को नहीं छूना चाहिए। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। खांसी आने, छींक आने पर रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए। स्वाइन फ्लू के H1N1 वायरस की पहचान के लिए गले और नाक के लिक्विड का टेस्ट होता है, लेकिन ये टेस्ट डॉक्टर की सलाह के बाद ही करवाएं। स्वाइन फ्लू का वायरस बारिश की वजह से और घातक हो जाता है और हवा में नमी बढ़ने के साथ ही इसका वायरस तेजी से फैलने लगता है। आराम करना, शरीर में पानी की कमी न होने देना इसका सबसे बेहतर उपाय है। इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने वालों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने आयकर भरने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 5 अगस्त कर दी है। इस बात के संकेत सरकार ने पहले ही दे दिए थे। आज आयकर भरने की आखिरी तारीख थी। CBDT ने भी IT रिटर्न की डेडलाइन बढ़ाने से सख्ती से मनाही की थी, लेकिन सरकार ने करदाताओं की परेशानियों को देखते हुए 5 अगस्त तक आयकर जमा करने की सहूलियत दी है। लोगों ने ऑनलाइन IT रिटर्न फाइल करते समय वेबसाइट पर कई तरह की दिक्कतों की शिकायत की थी। अगर आपकी सालाना इनकम टैक्सेबल लिमिट यानी 2.5 लाख से अधिक है तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अगर किसी को इनकम टैक्स रिटर्न में रिफंड क्लेम करना है तो उसे रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना होगा। 80 साल से अधिक उम्र के करदाता ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है। इसके बिना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया जा सकेगा। अगर इनकम टैक्सेबल लिमिट यानी सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है तब भी आधार को पैन से लिंक करना जरूरी है। तो जिनकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से ज्यादा है, उनको इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन ही फाइल करना है।